हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम भाई। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 10.2। तो देखिए, पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूं, अगर आपने चैप्टर नंबर 9 को नहीं पढ़ा है, यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़ा है, तो पहले आप वो पढ़ें, क्योंकि उसको आप पढ़ लेते हैं तो ये समझो आपको खुद पे खुद आ गया है। क्योंकि डेफिनेट और इंडेफिनेट में केवल छोटा सा डिफरेंस होता है लिमिट का। इंडेफिनेट के अंदर लिमिट नहीं होती है और डेफिनेट में हम लिमिट यूज करते हैं। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, अगर आपने चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से कर रखा है तो ये समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप कंप्लीट चैप्टर 9 आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो आपका बाई पार्ट्स हो, पार्सल फ्रैक्शन हो, या मैंने आपको 6 टाइप बताई थी वो टाइप हो, ठीक है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपने 9 चैप्टर में पढ़े हैं, वो हर टाइप के क्वेश्चन इसे केवल एक ही एक्सरसाइज के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में तभी आएगी जब आपने चैप्टर 9 पहले पढ़ रखा होगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल पहले पढ़ रखा होगा। तो चेंज क्या है भाई, यहाँ पर नया क्या है? नया केवल इतना है कि आपको पता है भाई हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, लिमिट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, कोई फंक्शन होगा और विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम इसको मान लीजिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद, फिलहाल इस फंक्शन को मैंने लिखा है एफ डैश एक्स से, ठीक है। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो केवल समझें आप ये कि यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि डेफिनेट के अंदर लिमिट और एक्स्ट्रा हो जाती है। मतलब 9th चैप्टर में हम खाली इंटीग्रेट करते थे और आंसर हमारे पास आ जाता था। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद आपको लिमिट और रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट क्या थी हमारी, a to b, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे भाई, अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट इसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे, मतलब x को किससे रिप्लेस कर देंगे, b से, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे, यानी कि x को किससे रिप्लेस कर देंगे, लोअर लिमिट से। तो यहां से जो आपके पास आंसर आएगा, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी भाई। कैसी वैल्यू आएगी, डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। डेफिनेट वैल्यू आएगी, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर आपको आंसर में दिखाई देगा, वेरिएबल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वेरिएबल को तो हम लिमिट से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यही रीजन है कि हम इनको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या होता है, कि डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम। तो इससे पहले के सभी चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं आप और जरूर देखें। सीरियल वाइज चैप्टर को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होता चलेगा कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास था लिमिट थी 1 to 4, लिमिट क्या थी 1 to 4, और यहाँ पर था आपके पास dx अपॉन में रूट एक्स। रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, होल पावर 1/2। तो मैंने आपको 9th चैप्टर में बताया था कि डेनोमिनेटर के अंदर अगर वेरिएबल की पावर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है, 1 से ज्यादा या 1 से कम है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कहाँ लेके आना पड़ेगा, उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, यानी कि उसका इनवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है भाई ये टर्म ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज होगा, तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। और इनटू में क्या लिखेंगे हम, dx। लिमिट क्या थी हमारी 1 to 4। जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक लिमिट आपको यहाँ पर लिखते रहना है, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है भाई इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट सेम वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा काम सिर्फ इतना है कि आपको लिमिट रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर हमने x रेज टू पावर n इंटू dx। क्या होता है भाई, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। मतलब ऑलरेडी जो पावर है उसमें +1, और +1 करने के बाद जो बनेगा उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, और प्लस में इसके क्या होता था, c होता था। 9th चैप्टर में पढ़ा था आपने भाई। लेकिन यहाँ पर हम +c नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, लिमिट आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ c लगाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो रहेंगे नहीं। आंसर किस में आएगा, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो याद रखें आप, एक तो चेंज ये हुआ कि भाई डेफिनेट के अंदर हम +c नहीं करेंगे, और दूसरा चेंज क्या है 9th चैप्टर के कंपैरिजन में,
कि इंटीग्रेट करने के बाद आपको लिमिट क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं। तो सोल्व कैसे करूंगा भाई, ये हो जाएगा आपका x की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1, कितना बचेगा प्लस का हाफ, अपॉन में भी माइनस का हाफ प्लस का 1, कितना बचेगा भाई प्लस का हाफ, और लिमिट क्या थी हमारे पास 1 to 4। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x के अपॉन में 1 है, 1 के अपॉन में 2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। और हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट, तो मैंने वापिस x पर क्या लगा दिया है भाई, रूट लगा दिया है। ठीक है, तो ये केवल मैंने इंटीग्रेट किया है, ये यहाँ तक 9th चैप्टर का काम किया है। अब 10th चैप्टर में केवल एक्स्ट्रा क्या करना है, लिमिट रिप्लेस करनी है। तो लिमिट कैसे रिप्लेस करनी है, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। तो देखिए 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 लिख सकता हूँ। पहले x को कहां किससे रिप्लेस करूंगा, अपर लिमिट से, मतलब क्या लिख दूंगा √4। ठीक है, x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, अपर लिमिट से, माइनस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, लोअर लिमिट से, मतलब पहले x की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक है, और प्लस c नहीं करना है, ये याद रखना। तो यहां से हमें क्या मिला भाई 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, तो 2 - 1, बाहर हमारे पास 2 था, यहाँ पर 2 - 1 कितना बचा, 1 बचा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू आई है ना, एक डेफिनेट वैल्यू आई है, इसीलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये नई बात नहीं थी, नया केवल ये था कि मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रिप्लेस की है और प्लस सी नहीं किया। ये सारा आपका 9th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर 9th चैप्टर आपने अच्छे से किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और यहाँ पर लिमिट आपके पास है 0 to 1। तो सोचिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, कर चुके हैं हम इसको, 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर लिमिट आ गई है। ठीक है ना, और कोई चेंज नहीं है। तो देखिए डेनोमिनेटर में ध्यान से देखिए आप, x की पावर कितनी है आपके पास भाई, x की पावर हमारे पास है 1। अगर x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होता था, log ऑफ होता था, यानी कि ये होगा आपका 1/x इंटू dx, क्या होता था भाई log ऑफ mod x। ठीक है, और प्लस क्या करते थे c, इंडेफिनेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी x की पावर कितनी है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ होगा भाई। तो क्या लिखेंगे log ऑफ 3x - 4, और लिमिट क्या थी हमारे पास, लिमिट थी हमारे पास x का कोएफिशिएंट जो है वो कितना है 3 है, तो अपॉन में और क्या लिखना होगा हमें, इसको अपॉन में 3 और लिखना होगा। ठीक है, कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास log ऑफ 3x - 4, और लिमिट क्या हो गई हमारी 0 to 1। ठीक है, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट रिप्लेस कर देंगे, जहां पर भी x है वहां पर क्या लिख देंगे, अपर लिमिट लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई log ऑफ 3 इंटू x की जगह मैंने 1 रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अपर लिमिट रिप्लेस कर दी है, माइनस log ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यानी कि x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है, तो x की जगह मैंने 0 रिप्लेस कर दिया है, और माइनस में कितना था भाई 4। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बाहर हमारे पास क्या था 1/3 है, तो ये दोनों का ही कॉमन है। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो गया भाई 1/3 log ऑफ, देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -4 कितना बचेगा भाई, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो माइनस का केवल क्या बचा है 4 बचा है। ठीक है ना, अब ये मोड इसीलिए हम यूज करते हैं, मोड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी भाई, प्लस का 1 होगी। ठीक है ना, मोड का काम यही है, नेगेटिव को क्या लिख देगा ये पॉजिटिव लिख देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1। सेम यहाँ पर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी भाई, प्लस का 4। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए आप हमेशा कि log 1 जो होता है ना उसकी वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है ना, याद रखिए। तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे भाई 1/3, और अंदर से ये तो हमारे पास हो गया 0, तो खाली क्या बचा है -log 4 बचा है भाई। ठीक है, माइनस में क्या बचा है log 4, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/3 log ऑफ
4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए log 1 की वैल्यू आपको याद नहीं है भाई, 0 है, तो यहाँ पर आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। log m अपॉन n क्या होता है, ये होता है आपका log ऑफ m माइनस log ऑफ n। काफी बार यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी लगाते हैं तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो चाहे आप log 1 की वैल्यू 0 लिख दें या फिर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, आंसर दोनों से ही क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 7th पार्ट है आपका, और इसको आप ध्यान से देखिए। ये किसी का सीधा रिजल्ट होता था भाई, ठीक है। तो इसका सीधा जो रिजल्ट होता था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स होता था, सीधा फॉर्मूला था हमारा। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या थी हमारे पास भाई, 0 से 1/√2। ठीक है ना। इंटीग्रेट मैंने कर दिया है, अब इसके अंदर मैं लिमिट रिप्लेस करूंगा। तो लिमिट कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, तो कर दिया मैंने। माइनस का साइन लगाते हैं और एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, लोअर लिमिट से भाई। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर साइन इनवर्स 0। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करेंगे। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप सोचिए कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो ये होती है आपकी π/4 पर। ठीक है ना, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2। तो इसकी बजाय मैंने लिख दिया है साइन π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/√2 ही होती है। क्यों लिखा, ताकि साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बन गई है किसकी भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, एक्स होता था। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी बन गई है आपकी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर एक्स था तो एक्स लिख दिया है, यहाँ पर है π/4 तो π/4 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 0 कब होती है भाई, 0 पर ही होती है। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर। तो इनके अंदर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं भाई। इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, और ये आपका सीधा तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल करके नहीं बताना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो क्या बचेगा, π/4, सेम यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 0। π/4 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, π/4 बचेगा, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट देखे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम आपको वैसे इंटीग्रेट करना है जैसे आप 9th चैप्टर में कर चुके हैं। एक्स्ट्रा काम केवल इतना है कि आपको पहले इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट और रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्लस सी नहीं करना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पहले। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो याद कीजिए एक्सरसाइज 9.1 के अंदर ही मैंने आपको साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना बताया था। आपको मैंने बताया था कि भाई साइन स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस, और यहाँ पर जो एंगल है ना उसका डबल। तो एंगल क्या है, x/2, डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। ठीक है, x/2 है, इसका डबल लिखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x, यानी कि x/2 का डबल क्या हो गया, x, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, और इंटू में क्या होगा, dx। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना हो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस, एंगल का डबल और डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले से ही बना था। ठीक है ना, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बना के भी बताया था कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2 जो है आपका कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख दूंगा, और लिमिट क्या बच गई है मेरे पास, 0 से π/2। ठीक है, और अंदर बचा है भाई 1 माइनस कोस एक्स और इंटू dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो 1 का इंटीग्रेशन अलग से होगा, 1 तो लिखे या ना लिखे, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का, और dx का क्या होता था, x। ठीक है ना, 9th चैप्टर पढ़ चुके हैं आप। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था भाई, cos x का होता था sin x। ठीक है, तो मैंने अलग अलग लिख के नहीं दिखाया आपको, सीधा इंटीग्रेट कर दिया है, 1 का x और cos x का sin x। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है भाई 0 से π/2। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट और फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर डबल टर्म है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में पहले अपर लिमिट लिखें, माइनस का साइन लगा के दोनों में एक साथ क्या लिख दें, लोअर लिमिट।
या आप अलग अलग भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स में अलग से और साइन एक्स में अलग से। ठीक है, मैं तो एक साथ ही लिख रहा हूं। तो पहले मैं दोनों की जगह लिखूंगा अपर लिमिट, तो यहाँ पर मैंने एक्स की जगह लिख दिया है π/4 माइनस साइन, यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या लिख दिया है 2। ठीक है ना, यहाँ पर भी π/2 अपर लिमिट लिख दिया मैंने। फिर लगाऊंगा माइनस का साइन और अब क्या लिखूंगा भाई लोअर लिमिट। ठीक है, तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा 0 माइनस साइन में इसमें भी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा 0। ठीक है, तो मैंने दोनों टर्म में एक साथ अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रिप्लेस कर दी है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। और 1/2 आपका π/2 यहाँ पर सेम रहेगा। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। ठीक है, 0 तो 0 है, लिखना जरूरी नहीं है। साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, 0 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं या फिर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा π/4, 2 2 जा 4। ठीक है, और 1/2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा भाई 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस एंगल का डबल और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमेशा अपोन में 2 ही रहेगा। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कोस रेज टू पावर 4 को इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई। कोस रेज टू पावर 4 को, चाहे वो साइन की पावर कोस 4 हो या कोस की पावर 4 हो, सभी को मैंने इंटीग्रेट करना आपको बताया था एक्सरसाइज 9.1 के अंदर। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करते थे, पहले 4 पावर को हम लिख लेते थे, 2 अंदर लिखते थे। ठीक है ना, और 2 लिख देते थे होल पावर। अगर साइन की यहाँ पर 4 होती तो भी हम ऐसा ही करते। ठीक है, कोस की 4 है तो हमने क्या किया है भाई कोस स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि कोस स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और क्या है बिल्कुल सेम होता है साइन स्क्वायर के जैसा। साइन स्क्वायर में होता है माइनस और कोस स्क्वायर में होता है प्लस, केवल इतना फर्क होता है भाई। ठीक है, तो कोस स्क्वायर में क्या होता है 1 प्लस होता है, एंगल का डबल यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर एंगल x है, x का डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या हो जाएगा 2x नहीं हो जाएगा भाई, x का डबल क्या हो गया है 2x, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2, और इसका होल स्क्वायर भी था ना। ठीक है ना, होल स्क्वायर भी था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया है और इनटू में क्या लिख दिया है dx। लिमिट क्या थी हमारी 0 से π/2, तो 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, लेकिन ये पूरा होल स्क्वायर के अंदर है तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो मैं बाहर क्या लिखूंगा 1/4। ठीक है ना, कॉमन तो ये 2 ही निकाला था मैंने बाहर, लेकिन इसका स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया है 4 हो गया भाई। ठीक है, तो क्या बचा हुआ है मेरे पास 1 प्लस कोस 2x और कंप्लीट का क्या बचा है भाई स्क्वायर और इनटू में dx। ठीक है, और लिमिट क्या थी 0 से π/2। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो आइडेंटिटी बन गई भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी लगा देंगे क्योंकि सीधा हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, जब तक पावर में 2 दिख रहा है तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x और प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर अप्लाई की है भाई। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास और इनटू में क्या लिखूंगा dx। वो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 कोस का स्क्वायर 2ab। ठीक है, अब इनको मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत फिर से है। देखिए कोस का फिर से स्क्वायर आ गया, फिर से स्क्वायर आ गया, तो भाई फिर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो याद कीजिए मैं यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना हो क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस और एंगल का डबल। तो इसको फिर से लिखेंगे 1/4 है हमारे पास। लिमिट क्या थी भाई 0 से π/2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0 से π/2, और यहाँ पर था मेरे पास 1 प्लस इस कोस स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस और एंगल का डबल। तो यहाँ पर 2x है, 2x का डबल क्या होगा 4x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे भाई 2। ठीक है, तो कोस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस कोस एंगल का डबल और डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करूंगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, और इंटू में क्या था इसके साथ कोस 2x और इंटू में हो गया भाई dx। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर आपका ये 1 है प्लस
इस 2 से मैं क्या कर देता हूँ, सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 1 के अपोन में 2 अलग से लिख देता हूँ तो 1/2 हो जाएगा, और कोस के अपोन में कोस 4x के अपोन में अलग से लिख दिया है मैंने, ठीक है, ताकि ये कांस्टेंट में एक साथ ऐड कर सकूं। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, 2 cos 2x और इंटू में क्या हो गया है dx, ठीक है। थोड़ा और सोल्व करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, दोनों कांस्टेंट है, दोनों में से किसी के साथ भी x नहीं है, तो 1.5 कितना हो जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू cos 4x, ये अपोन में 2 था, मैंने 1/2 करके आगे लिख दिया है, ठीक है ना। और प्लस में क्या बचा है भाई, 2 cos 2x और इंटू में dx, ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ, आप चाहें तो अलग अलग इंटीग्रेट करके दिखाएं, वरना आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो अब इतना ज्यादा अलग अलग वगैरह लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हमारे पास भाई, 1/4 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये बाहर था। 3/2 क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर ही चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा फिर इसके साथ, dx का, और dx का क्या हो जाएगा भाई, x। क्लियर है। यहाँ पर 1/2 आपका कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा भाई, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पर तो x की टर्म नहीं थी इसलिए dx का हुआ, यहाँ पर तो x की टर्म है, तो cos 4x का क्या हो जाएगा भाई, sin 4x, अपोन में x का कोएफिशिएंट कितना है, 4, तो अपोन में कितना आएगा, 4, ठीक है। अगली टर्म में 2 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, और अपोन में क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो अपोन में कितना लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपोन में मैंने 2 लिख दिया है। और लिमिट क्या थी, लिमिट थी हमारे पास 0 से π/2, तो इसकी कंप्लीट लिमिट कितनी लिख देंगे हम, 0 से π/2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद लिमिट रिप्लेस कर देंगे। तो 1/4 यहाँ पर हो गया आपका 3/2x प्लस 2 4 जा 8, 1/8 sin 4x प्लस 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल, तो क्या बचा, sin 2x, और लिमिट क्या हो गई हमारी, 0 से π/2। अब इसके अंदर हम लिमिट रिप्लेस करेंगे, पहले अपर फिर लोअर, तो सभी में पहले अपर लिमिट रिप्लेस कर दें, फिर माइनस का साइन लगा के सभी में लोअर लिमिट, मतलब दोनों की एक साथ, ठीक है, सभी की एक साथ। तो सभी में मैं पहले x की जगह क्या लिख रहा हूँ, π/2 लिख रहा हूँ। तो देखिए 3/2 आपका सेम है, x को मैंने रिप्लेस कर दिया है π/2 से, प्लस 1/8 आपका सेम है, यहाँ पर sin 4 भी सेम है, x को मैंने रिप्लेस कर दिया है π/2 से, प्लस यहाँ पर sin 2x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है भाई, π/2 से। तो पूरी टर्म के अंदर, सभी टर्म्स के अंदर मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया है, π/2 से, ठीक है। अब माइनस का साइन लगा करके मैं लोअर लिमिट रिप्लेस करूंगा सभी के अंदर। तो सोच के देखिए, यहाँ पर 0 लिखूंगा, ये पूरा 0, यहाँ पर 0 लिखूंगा, ये पूरा 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह लिखूंगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब लोअर लिमिट रखने से सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। हमने चेक कर लिया भाई, यहाँ 0 लिखेंगे, पूरा 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। 1/4 ये हो जाएगा आपका 3π, और 2 2 जा कितना हो गया है, 4 हो गया भाई, ठीक है। प्लस में यहाँ पर कितना हो गया, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना बचा है, 1/8 और sin 2π बचा है, ठीक है। कितना बचा है, sin 2π, प्लस यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, sin π बचा है, ठीक है। और ये 0 तो लिखना जरूरी नहीं था। अब मैं आपको बता देता हूँ, साइन चाहे पाई हो चाहे 2π हो, साइन की सभी पाई पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी याद कराऊंगा मैं आपको, 2 मिनट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे याद रखें इनको, ठीक है ना। तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 2π की वैल्यू भी 0, तो क्या 0 0 प्लस में लिखना जरूरी है, जरूरी तो नहीं है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से फाइनल क्या बचा है आपका, ये तो लिखने जरूरी नहीं है। 3π/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं, तो 3π आपका सेम, और 4 4 जा कितना हो जाएगा भाई, 16। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए वैल्यू याद कर लेते हैं इनकी, ठीक है। तो देखिए साइन की चाहे कितनी भी पाई हो, सभी पर क्या मिलेगी आपको, 0 वैल्यू मिलेगी भाई,
ठीक है। साइन की 0 पर भी क्या होती है, 0 होती है। साइन की पाई पर भी वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। साइन की 2 पाई पर भी वैल्यू क्या होती है, 0। साइन की 3 पाई पर भी वैल्यू क्या होगी, 0। साइन की 4 पाई पर भी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब साइन की n पाई पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, चाहे n की वैल्यू कितनी भी हो, ठीक है ना। लेकिन कोस के केस में क्या होता है, कोस के केस में कोस की 0 पर होती है 1 और कोस की पाई पर क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। कोस की 2 पाई पर होगी +1 और कोस की 3 पाई पर होगी आपकी वैल्यू -1, ठीक है। इसके अलावा कोस की 4 पाई पर +1 और 5 पाई पर क्या होगी भाई, -1 होगी, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए इवन नंबर पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, 4 इवन नंबर है, पॉजिटिव है। 2 कैसा है, इवन नंबर है, पॉजिटिव है। और 0 पर तो आपको याद ही होगी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन ओड नंबर है, 1 है इसके साथ, पाई के साथ, तो -1। 3 है, ओड नंबर है, -1। 5 है, ओड नंबर है, -1। तो ओड पर होती है -1 और इवन पर होती है +1। अगर आप ये भूल भी जाते हैं तो 11th क्लास में आपने 90 डिग्री से अगर एंगल ग्रेटर हो जाता है तो उसको ब्रेक करके वैल्यू निकालना समझा था 11th क्लास में, सॉरी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है ना। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने एंगल को ब्रेक करके वैल्यू निकालना समझा था, ठीक है। वो कंसेप्ट भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं वह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है पहले हमारे पास, ठीक है। तो अगर 9th चैप्टर, फिर से बार बार यही बात आ रही है भाई, 9th चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। आप इजिली सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट करें हम इस फंक्शन को। 9th चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, नया नहीं है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास इनटू में आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट में है। देखिए साइन और साइन 2x, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर है तो सीधी सी बात है क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में है तो हम सीधा उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते। तो सीधी सी बात है अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा। अब बात आती है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला लगेगा ये वाला आपका भाई, 2 sin a sin b, ठीक है। क्या होता है 2 sin a sin b, क्या होता है रिजल्ट इसका, इसका रिजल्ट होता है cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद है तो ये समझ लीजिए 80% प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूलों पर भी हमारी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में कौन से चैप्टर की में जाएंगे, या तो 7th चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं आप या फिर 2nd चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में मिल जाएगी प्लेलिस्ट को ओपन करते ही, और वो वीडियो ध्यान से 1 या 2 बार देख लेंगे, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होना है भाई, क्या होता है cos a minus b minus cos a plus b। तो इसके लिए आपको दिख रहा है भाई यहाँ पर 2 है तो मुझे इसके साथ 2 चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 2 चाहिए तो ठीक है ना, कांस्टेंट से तो हम कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 तो बन गया। अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये क्वेश्चन फिलहाल इस फॉर्मेट में लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। तो चलिए लिख देते हैं भाई, क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है कोस, तो मैंने लिखा कोस a की बजाय आपके पास x है और b की बजाय आपके पास क्या है 2x। तो क्या लिखेंगे भाई a माइनस b यानी कि x माइनस 2x, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया मैंने, फिर लिखा है a प्लस b, a आपका क्या है x और b आपका क्या है भाई 2x, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। और इनटू में क्या लिखेंगे dx, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट भी साथ साथ रखनी है भाई। लिमिट क्या थी 0 से π/2, तो यहाँ पर भी 0 से π/2 और 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 0 से π/2। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई cos x माइनस 2x, x माइनस 2x बचेगा माइनस का x, माइनस का x बचा था लेकिन मैंने फिर भी प्लस का x लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है भाई cos माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा होता है। अगर एंगल नेगेटिव भी है ना cos और sec के केस में,
केवल कोस और सेक के केस में, ठीक है ना। सेक में भी माइनस थीटा है तो भी हम उसको क्या लिखते हैं, प्लस थीटा लिखते हैं। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि माइनस एंगल है, नेगेटिव एंगल है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा माइनस थीटा, क्योंकि थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल ही हो सकता है, इसकी वैल्यू 90 से लेस ही होगी, और 90 से लेस होगी तो नेगेटिव है, तो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर x माइनस 2x था, माइनस का x बचा, लेकिन फिर भी मैंने प्लस का x लिखा, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस का एंगल नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखेंगे उसको, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। क्लियर है। कोस x प्लस 2x कितना हो गया भाई, 3x, और ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या है, dx। अब मैं इन दोनों के बीच में देखिए किसका साइन आ गया है, माइनस का साइन आ गया है। अब मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। कोस का क्या होगा, साइन x होगा भाई, कोस x का क्या हो गया, साइन x। यहाँ पर है कोस 3x, तो कोस का तो होता है तो 3x, और x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो मैंने अपोन में कितना लिख दिया है भाई, यहाँ पर 3 लिख दिया है, ठीक है। और लिमिट कितनी थी मेरे पास, लिमिट थी मेरे पास 0 से π/2, तो यहाँ पर लिमिट लिख दिया मैंने 0 से π/2, ठीक है। चलिए लिमिट रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर, तो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, ठीक है भाई। तो चलिए लिमिट रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 आपका सेम है। पहले मैं x की जगह लिखूंगा अपर लिमिट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर sin π/2, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखा, 1/3 को आगे लिख देता हूँ अपोन में जो 3 है, और यहाँ पर x 3 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर भी क्या लिखूंगा भाई, π/2, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में एक साथ अपर लिमिट रिप्लेस कर दी है। लोअर लिमिट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके, तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। क्लियर है ना आपको बात। अपर लिमिट लिखी है मैंने, रिप्लेस कर दी है, माइनस में लोअर लिमिट भी रिप्लेस की थी, लेकिन दोनों की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए मैंने नहीं लिखा उनको। तो यहाँ पर बचा भाई 1/2 साइन 90 है, π/2 का मतलब कितना है, 90। अगर आप रेडियन में एंगल लिखा है और आपको पता नहीं लग पा रहा है कि ये डिग्री में कितना होगा, उसके लिए आसान सा तरीका बता रहा हूँ। एंगल को आप लिखें रफली, और 180 अपॉन पाई से उसको मल्टीप्लाई करके देख लें भाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 90 पर कैंसिल हो गया, देखिए। तो इसका मतलब कितना है, 90 डिग्री है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, ठीक है। माइनस 1/3, ये कितना है भाई, 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो हुआ आपका 90, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 270, मतलब ये 270 है, ठीक है। 270 डिग्री है, लेकिन 10th की टेबल में तो 90 डिग्री तक वैल्यू गिवन होती थी, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे 11th क्लास में करते थे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 90, लेकिन यहाँ पर रेडियन में लिखा है, तो मैं यहाँ पर रेडियन में ही लिखूंगा इसको। तो चलिए कोई बात नहीं, रेडियन में लिख देते हैं भाई। 180 को रेडियन में लिखते हैं पाई, याद रखें आप, 180 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई, और 90 को रेडियन में लिखते हैं π/2। तो मैंने इसको रेडियन में लिख दिया है, ये मैंने आपको समझाया डिग्री में, यहाँ लिख दिया है रेडियन में, ठीक है। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा भाई, 1/2, ये आपका 1 सेम है, माइनस 1/3 भी सेम है। आपको याद होगा 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो पाई का मतलब 180 तो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये जो होता है ना पीछे, ये इसको हम बोलते हैं थीटा, जो साथ में लिखा जाता है। तो थीटा आपका कितना है भाई, π/2 है, तो मैंने लिख दिया π/2। क्वाड्रेंट कौन सी है, तो 180 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, और किस में हो रहा है। तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होती है भाई, ठीक है। 180 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट होती है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पहले था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर नहीं हो है आपको नॉलेज, तो चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लें, वहां पर मैंने आपको टेबल भी याद करना बताया है, और साथ ही आपको क्वाड्रेंट की फुल नॉलेज दी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। 1/2 आपका एचडीज है, यहाँ पर ये 1 एचडीज है, प्लस 1/3 सेम है, और ये बन गया साइन 90, और साइन 90 की तो वैल्यू अभी 2 मिनट पहले रिप्लेस की थी हमने,
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे अब, तो क्या होगा यहां से रिजल्ट 1/3 को, इसको हम 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, बाहर हमारे पास था 1/2 प्लस 1 प्लस, ठीक है, और 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा भाई 1/3। थोड़ा सा इसको एलसीएम लेकर के और सोल्व कर लेता हूं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया भाई, बाहर हमारे पास था 1/2 और यहाँ पर 3 + 1 4, 4/3 हो गया, कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर, तो फाइनल मेरे पास कितना आ गया है 2/3 आ गया है, जो कि मेरा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। तो चलिए भाई फोर्थ पार्ट और देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ है ये हमारा। ठीक है ना, तो चलिए कैसे करेंगे भाई इसको इंटीग्रेट, थोड़ा ध्यान से देखें आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + cos और न्यूमिनेटर में है sin स्क्वायर, तो आपको याद आएगा भाई sin स्क्वायर तो क्या होता था, एक फॉर्मूला होता था, 10th क्लास में ही पढ़ा था हमने, क्योंकि डेनोमिनेटर कोस में है, अगर न्यूमिनेटर भी कोस में हो जाए तो कुछ टर्म कैंसिल हो सकती है, चांस है कैंसिल होने के। ठीक है ना, तो इसी चीज से हमें पता लग गया, क्वेश्चन को से ही उसका सॉल्यूशन निकालना समझ जाएंगे जिस दिन आप, तो मैं बहुत इजी लगने लगेगा। मैंने देखा डेनोमिनेटर में कोस है, अगर मैं न्यूमिनेटर को कोस में चेंज करता हूं तो कुछ % चांस है कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, इसलिए मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं भाई 1 माइनस क्या लिख देता हूं, कोस स्क्वायर लिख देता हूं। 10th क्लास में पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। अब जैसे ये लिखा बीच में माइनस का साइन है, कोस का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो चलिए कर देते हैं अप्लाई। क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और इसके अंदर मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा, लेकिन एक बार माइनस का लिखूंगा और एक बार किसका लिखूंगा, प्लस का। ठीक है, तो 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, इसके अंदर मैंने ये आइडेंटिटी लगा दिया। आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और अपोन में क्या था भाई 1 प्लस cos x और इंटू में क्या था dx। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा है भाई इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, और क्या बचा हुआ है न्यूमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर में बचा है 1 माइनस cos x और इंटू में क्या है dx। ठीक है, अपोन में तो कुछ बचा ही नहीं था। अब मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है, तो 1 का करूंगा यानी कि किसका होगा, dx का, और dx का क्या होगा, x होगा। 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, तो x की टर्म बची नहीं तो किसका होता है, dx का होता है। ठीक है, और cos का क्या होगा भाई sin x, तो cos का मैंने लिख दिया है sin x। लिमिट क्या थी मेरे पास 0 से π/2, तो 0 से π/2 पहले लिखेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह मैंने लिख दिया है π/2 माइनस, यहाँ पर भी x की जगह क्या लिख दिया है भाई π/2, पहले अपर लिमिट लिख दी है, माइनस का साइन लगा के अब क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट लिखूंगा। तो सोचिए यहाँ पर लिखूंगा 0, ये 0, यहाँ पर लिखूंगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरी 0 आएगी, लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ से बचा आपका π/2 माइनस साइन π/2 यानी कि 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो आपका ये क्या हो गया है भाई, आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।